एक सम्राट जो कि अब बुढ़ा हो चुका था, उसे अपने 3 पुत्रों में से किसी एक को अगला सम्राट नियुक्त करना था। लेकिन सम्राट के सामने समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके तीनों पुत्र बल, बुद्धि और राजनीति में एक से बढ़कर एक थी। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। वो पिछले कई महीनों से इसी उधेड़बुन में था कि किसी तरीके से ये पता चल जाए कि इनमें से सबसे अच्छा सम्राट कौन बन सकता है, कौन है जो उसके साम्राज्य को और फैला सकता है, इसे और धनवान और समृद्ध बना सकता है। उसने कई बार अलग अलग तरीकों से अपने बेटों की परीक्षा लेने की कोशिश की। उसने उसे तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन हर बार तीनों राजकुमार सम्राट की नजरों में एक समान योग्यता वाले सिद्ध होते थे। सम्राट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन सम्राट के महल में एक बूढ़ा सन्यासी भिक्षा मांगने आता है। क्योंकि सन्यासी दोपहर में भिक्षा मांगने आया था, इसलिए सम्राट उससे आग्रह करता है कि आज का भोजन वह उसके महल में ही करे। तत्पश्चात अपेक्षा लेकर वहां से जा सकते हैं। सन्यासी सम्राट की बात मान लेता है और दोनों भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में बैठ जाते हैं। जब वो भोजन कर रहे थे तो सन्यासी राजा के मुख पर उठ रही चिंता की लकीरों को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि जरूर राजा किसी बड़ी उलझन या परेशानी में है। भोजन के पश्चात जब सम्राट और सन्यासी एक कक्ष में बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो सन्यासी ने सम्राट से पूछ ही लिया कि महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी उलझन में हो। अगर आप चाहो तो मुझे अपनी चिंता साझा कर सकते हो। सम्राट ने कहा, चिंता बस इसी बात की है कि अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। मेरे तीनों पुत्र किसी भी प्रकार से एक दूसरे से कम नहीं हैं। तीनों एक से बढ़कर एक हैं। समझ नहीं आता है कि किसके हाथों में साम्राज्य सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, इस समस्या का समाधान तो बहुत आसान है। फिर उस सन्यासी ने सम्राट को एक तरकीब बताई जो सम्राट को भी काफी पसंद आई। उसके बाद वह सन्यासी महाराज से जाने की आज्ञा ली और फिर वो वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन तीनों को गेहूं से भरा एक बोरा देते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। लौटने का समय निश्चित नहीं है, शायद 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब भी मैं लौटूं तो तुम लोग को ये गेहूं सुरक्षित लौटाना है। एक भी दाना इधर का उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहते ही वह तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। पिता के जाते ही बड़ा पुत्र उस गेहूं के बोरे को तिजोरी के अंदर बंद कर देता है और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा देता है, इस उम्मीद से कि जब पिता वापस आएंगे तो उन्हें गेहूं का बोरा सुरक्षित वापस लौटा दूंगा। दूसरा पूछता है कि गेहूं के तिजोरी में रखना बेवकूफी होगी, क्या पता कितना समय लग जाए पिता को वापस आने में, तब तक गेहूं में कीड़े लग सकते हैं। यही सब सोचकर उसने गेहूं को महल के पीछे वाली खाली पड़ी एक जमीन पर फेंकवा दिया, यह सोचकर कि इससे तो फसल हो ही जाएगी, पिताजी को एक बोरा वापस कर दूंगा। लेकिन वो कोई किसान तो था नहीं, उसे खेती की समझ तो थी नहीं। उसने गेहूं को ऐसे फेंका था जैसे कोई किसान कभी नहीं फेंक सकता। उसने गेहूं फेंकने से पहले ना तो जमीन की जांच की थी कि जमीन बंजर है या उपजाऊ, ना तो उसने जमीन जोताई की थी, न ही उसमें से खरपतवार हटाए थे और न ही जमीन को किसी भी प्रकार से तैयार किया था फसल बोने के लिए। बस भगवान भरोसे फेंक दिया था। भगवान इतने सारे फालतू के पौधे को उगा तो देता है, तो मेरे भी गेहूं के पौधे को उगा ही देगा। सबसे छोटे बेटे ने सोचा कि गेहूं को तिजोरी में रखना साफ साफ मूर्खता होगी। पिताजी के वापस लौटने तक उनका सड़ जाना तो निश्चित है और गेहूं को यूं किसी भी जमीन पर भगवान भरोसे फेंक देना भी जोखिम लेना जैसा ही होगा। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया। वह एक किसान के पास गया। उस किसान की मदद से एक अच्छी उपजाऊ जमीन वाला खेत ढूंढा, उसमें से खरपतवार हटाए, उसे अच्छे से जुतवा कर तैयार करवाया। फिर उसने बीज बोए, साथ ही साथ समय पर उन्हें खाद और पानी भी दिया। 3 साल बाद जब पिता वापस आए तो सबसे बड़े बेटे ने तिजोरी खोलकर दिखाई। वहां पे राख के ढेर के अलावा कुछ और नहीं था। पिता ने क्रोधित होते हुए कहा, मैंने तुम्हें जीवित दाने दिए थे,
जिनमें असीम संभावना थी, जो विकसित होकर इन 3 वर्षों में सैकड़ों गुना हो सकते थे, लेकिन तुमने उन जीवित दानों को मिट्टी कर दिया। जो जिंदा थे उन्हें भी मार दिया। जो विकास की संभावना थी उसे तुमने नष्ट कर दिया। भला मैं तुम्हारे हाथों में राज्य देकर क्या करूंगा? तुम कुछ वर्षों में उसका भी यही हाल कर दोगे। सम्राट ने दूसरे पुत्र से पूछा, गेहूं के दाने कहाँ हैं? वह सम्राट को महल के पीछे की उस बंजर जमीन पर ले गया, जहां उसने दाने फेंक दिए थे। लेकिन वहां तो गेहूं का एक भी पौधा नहीं था। वह केवल कुछ खरपतवार और कांटेदार पेड़ जमे हुए थे। दाने फेंकने के पिछले 3 वर्षों में वह राजकुमार दोबारा देखने तक नहीं गया था। पिता ने पूछा, कहाँ है गेहूं के पेड़? उसने कहा, मैंने तो यहीं पर बोए थे, पता नहीं कहाँ गए। सम्राट ने पूछा, गेहूं बोने से पहले जमीन की जांच की थी? जमीन को बीज बोने लायक तैयार किया था? बेटे ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैंने सोचा कि जब जमीन पर इतने सारे पौधे, झाड़ियां, घास पैदा होते रहते हैं और ख्याल रखे बिना इतने बड़े हो जाते हैं, तो मेरे गेहूं के बीज भी तो उग ही जाएंगे। उनमें से एक बोरा गेहूं तो निकल ही जाएगा। सम्राट ने कहा, तुम भी इस राज्य को संभालने के लायक नहीं हो। जो इंसान बीज बोने से पहले ये भी नहीं देखता कि जमीन कैसी है और बोने के बाद 3 साल तक वापस देखने भी नहीं जाता, उसका क्या हाल है, वह इस राज्य के साथ क्या करेगा? मैं साफ साफ देख सकता हूँ। सम्राट ने अपने तीसरे बेटे से पूछा, गेहूं कहाँ है? वह सम्राट को खेत के पास ले गया। उसे जितना गेहूं दिया था उससे हजारों गुना गेहूं हो गया था। खेत बड़ा से बड़ा होता चला गया, क्योंकि जितना भी गेहूं होता उसे अगले वर्ष बीज के रूप में उपयोग कर लिया जाता। पिता देखकर हैरान रह गया। उसके सामने एक विशाल खिलखिलाता खेत खड़ा था, जिसमें जीवन था। हवाएं जिसकी सुगंध को दूर तक ले जा रही थी, सूरज की रोशनी पर गिरकर चमक रही थी और जिसकी हरियाली से आंखों को सुकून और मन को शांति मिल रही थी। उसकी झूमती फसल को देखकर पिता का दिल झूम उठा और वह उत्साह से चिल्लाकर बोला, राज्य तो तू ही संभाल सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को नहीं संभाल सके वो इतने बड़े साम्राज्य को क्या संभालेंगे। उसने राज्य उस छोटे बेटे को सौंप दिया। दोस्तों, यहाँ तीनों राजकुमार दुनिया के 3 अलग अलग तरह के लोगों और उन्हें मिलने वाले गेहूं के बोरे हम सबको मिलने वाले एक सामान्य समय के प्रतीक हैं। उन तीनों राजकुमारों की तरह ही हम सभी को एक सामान्य समय मिलता है। संभावनाओं को विकसित करने के लिए हमसे ज्यादातर लोग कभी इस बात को जानने का प्रयास नहीं करते कि अपने समय का सही और सर्वोच्च उपयोग कैसे किया जाए। उस पहले राजकुमार की तरह जरा वे विचार और प्रयास नहीं किया। गेहूं के विकास की संभावनाओं बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने का इसी प्रकार ज्यादातर लोग अपने समय को फालतू के कामों में लगाकर उसका सही उपयोग न करके अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर लेते हैं, मिट्टी कर लेते हैं, ठीक उस तिजोरी में रखे गेहूं की भांति। कुछ लोग दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो समय और अवसरों की कीमत समझते तो हैं, लेकिन कभी भी पूर्णता के साथ काम नहीं कर पाते और उनके हर प्रयास अधूरे के अधूरे ही रह जाते हैं। अपने आलस्य, असफलता का डर और काम को टालने की आदत की वजह से यह हर काम में आधा अधूरा प्रयास करते हैं और जिंदगी भर असफलता का मुंह देखते हैं। यह सब कुछ जानने और समझने के बाद कभी भी कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। बस कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो तीसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो अपने समय और जीवन में आने वाले हर मौके का भरपूर उपयोग करते हैं। यह कर्मयोगी पूरी निष्ठा से अपने कर्म में लग जाते हैं। उनके मन में कोई डर लंबे समय तक घर नहीं कर पाता और यही व्यक्ति होते हैं जिन्हें जन्म के समय जो मिलता है उसे अपने अंत समय तक 1000 गुना करके संसार को वापस लौट जाते हैं। धन्यवाद।